नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, न्यूक्लियस और सेल। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि सेल में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी अपनी कक्षाओं में मूवमेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रॉन्स पर ही बेस्ड है। तो आगे चलते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जबकि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 कूलम, 31 kg सॉरी। अब जानेंगे यूनिट चार्ज क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम बोलते हैं इकाई आवेश। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, हमने एक सेल लिया है, एक एमीटर लिया है और एक सर्किट है। सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी अपनी कक्षाओं में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बैटरी के साथ इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं तो एमीटर में रीडिंग का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे करंट का मान बढ़ जाता है, अर्थात करंट प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन t समय में एक विद्युत सर्किट में प्रवाहित होते हैं, तब करंट का मान I बराबर n इंटू ई अपॉन टी, या इसी को हम बोलते हैं Q अपॉन टी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। यह विद्युत करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर ये फ्रांस के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे और फिजिक्स भी थे, तो इन्हीं के नाम पर एम्पियर इसका मात्रक रखा गया है। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स दिया है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly। इसने कहा है कि 1 एम्पियर की करंट एक बल्ब के फिलामेंट से में बह रही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 16 सेकंड में पास आउट करेंगे। तो हमें मान दिया है, I का मान दिया है 1 एम्पियर, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, n बराबर क्या, T का हमें मान दिया है 16 सेकेंड, हमें चार्ज का मान पता है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। चूँकि I बराबर होता है n e इंटू टी, n e अपॉन टी होता है, तो यहाँ से हम जब n का मान निकालेंगे, n का मान हो जाएगा आई टी अपॉन ई। जब इसकी वैल्यू रखेंगे, I का मान है 1, T का मान है 16 और E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻
माइनस के 19 बराबर करेंगे इसको तो 1.6 इंटू 10⁻19 नीचे माइनस के 19 है तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 90। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान होगा 10⁻20। मतलब ये 16 सेकेंड में उस फिलामेंट से 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा के माध्यम से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो हमें मान दिया I का 1 एम्पीयर, N बराबर हमें पूछा है, T का मान दिया है हमें 1 सेकेंड, E का हमें मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूंकि I बराबर होता है NE/T, तो यहाँ से N का मान हो जाएगा IT/E। इसकी जब वैल्यू रखेंगे हम, I का मान है 1, T का मान भी 1, E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस के 19 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 10⁻19/16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे 1 सेकेंड में। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी वाहन चलाने के लिए एक मार्ग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई बस चल रही है तो उसको एक रास्ते की जरूरत पड़ती है, एक सड़क की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन चलने के लिए भी एक अलग मार्ग की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, हमने एक सर्किट लिया है, एक सेल लिया है और एक स्विच लिया हुआ है, और इसको जब हम बल्ब को इससे कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो ये करंट का मूवमेंट होने लगता है। तो जिस मार्ग से ये मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो होता है। जैसे कि आप बल्ब को देख पा रहे होंगे, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं कर देते हैं तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं होता। इसका मतलब ये है तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज पाथ। विद्युत करंट हमेशा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, हम उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। माना कि अनंत से एक विद्युत क्षेत्र में Q आवेश लाने में किया गया कार्य W है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होगा W/Q। इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर कूलम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। मान लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर हो जाएगा W/Q। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। वोल्ट, ये एक इटालियन फिजिक्स और केमिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी का भी आविष्कार किया। उन्हीं के नाम पर वोल्टेज का मात्रक वोल्ट रखा गया है।
विद्युत विभवांतर, जैसे कि आप किसी बैटरी का सुनते होंगे कि कितने वोल्ट की बैटरी है। जैसे कोई बैटरी है 13 वोल्ट की। 13 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि उसके दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 13 है। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो हमें वोल्ट का मान दिया है, V बराबर दिया है 6 वोल्ट, Q का मान दिया है 1 कूलाम, हमें W बराबर पूछा है। तो हम पढ़ चुके हैं V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से W का मान जो होगा V/Q हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है 6 और कूलम Q का मान दिया है 1। तो W बराबर हो जाएगा 6 × 1। तो W बराबर हो जाएगा 6 जूल। मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से एक कूलम आवेश को गुजरने के लिए या पास आउट कराने के लिए 6 जूल कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर में चेक करते होंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उस वोल्टेज को जब हम चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि फेज और न्यूट्रल के बीच का डिफरेंस है। जो फेज और न्यूट्रल के बीच का डिफरेंस है, आपके घर में होगा, कभी 235 आता होगा, कभी 240, कभी 238 देखने को मिलेगा। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच फेज और न्यूट्रल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 240, 235 या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी करता रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो वोल्टेज है वो फेज और न्यूट्रल के बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उन पर कुछ पक्षी बैठे रहते हैं। आपको लगता होगा कि ये इनको करंट क्यों नहीं लग रहा है, इनको शॉक क्यों नहीं लग रहा। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि वो एक ही लाइन पर बैठे रहते हैं, एक ही वायर पर बैठे रहते हैं, एक ही वायर पर दोनों पैर रखे रहते हैं। इसके कारण उस एक वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच, मान लीजिए हमने यहाँ पर दिखाया है ए और बी पॉइंट है एक वायर में, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है VD बराबर 0 है। इसलिए जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इसलिए वो बैठे रहते हैं, उनको कोई झटका नहीं लगता। अब जानते हैं ओम का नियम। दोस्तों, ओम का नियम बताता है कि एक धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन शर्तें यह हैं कि उसकी भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर रहने चाहिए। If V is potential difference between a aluminium wire and I is flowing current this wire, then according this law V अनुक्रमानुपाती I, ये नियम कहता है कि V अनुक्रमानुपाती I, जब इसको अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं R। तो V बराबर हो गया IR। Here R is constant which known as resistance। तो वोल्टेज V बराबर होता है IR, करंट I बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं V/R। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई विद्युत तापक एक विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर करंट लेता है और कनेक्टेड आपूर्ति वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो हीटर का कुंडल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि R बराबर V/I होता है। तो V का मान दिया 220 वोल्ट, R का मान दिया है, I का मान दिया है हमें 4 एम्पियर। तो 220/4, तो R का मान हो जाएगा 55 ओम। तो इस तरह से हम दोस्तों आगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। और इससे रिलेटेड आप भी अपनी जो बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनको करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करें हम जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक एमीटर लेना पड़ेगा, एक कोई रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, और हमें
3 या 3 से अधिक बैटरी लेनी होंगी और एक स्विच लेना होगा। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, हमने इसको एक सर्किट बना रखा है जिसमें पहले एक बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की। तब हम इसमें एम्पियर का मान नोट करेंगे, फिर दूसरी बैटरी लगाएंगे, फिर एम्पियर का मान नोट करेंगे, एक तीसरी बैटरी फिर हम लगाएंगे, तब हम एम्पियर का मान नोट करेंगे। जब हम एम्पियर का मान इस तरह से नोट करेंगे, हमने पहले जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो एम्पियर का मान आया 3, और जब हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी को लगा दी तो वोल्टेज का मान हो गया 12, तो एम्पियर का मान आया 6। और जब हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी और लगा दी तो वोल्टेज हो गया 18 और एम्पियर का मान आया 9। अगर V/I को हमने कैलकुलेट किया तो सब में ही 2 आ रहा है। 6/3 बराबर 2, 12/6 बराबर 2, 18/9 बराबर 2। जब हम इसको ग्राफ खींचेंगे तो एक बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी जो दर्शाती है इस नियम के सत्यापन को। अब जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी सर्किट में विद्युत प्रतिरोध इसमें बहने वाली धारा पर लागू वोल्टेज के बीच का अनुपात है जो परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही प्रभावित करता है। तो R का मान होता है V/I, यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम बोलते हैं ओम। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसकी रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में बाधा बन रहा है। जो बाधा बन रहा है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर भी निर्भर करता है। यदि तापमान स्थिर है, कंडक्टर एक समान धातु से बना है, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती L। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/A। R बराबर हो जाएगा ρL/A। रो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, रो एक कांस्टेंट है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक चूंकि R बराबर होता है ρL/A, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। R का मात्रक होता है ओम, एक A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन L का मात्रक होता है मीटर, तो रो का मात्रक होगा ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ओम मीटर। अब जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उनको किस किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि करंट एक ही करंट तीनों में प्रवाहित होती रहती है। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, I एम्पेयर की करंट तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो समान रहता है लेकिन करंट अलग अलग होती है। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग मात्रा में मूवमेंट कर रहे हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे होंगे, I एम्पेयर की करंट तीनों ही रेजिस्टेंस में प्रवाहित हो रही है, I कॉमन है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IR1 प्लस
R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IR2 और R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IR3। I यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो V अपॉन I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 V अपॉन I, जिसको हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हो गया अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का मान होता है उन सभी रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है। आगे चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, हमने E वोल्ट की एक बैटरी ली है जो तीनों रेजिस्टेंसों को इस प्रकार कनेक्ट किया है कि उनके दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज सेम रहे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आकृति में, जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग रेजिस्टेंसेस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब ये करंट भी अलग अलग ही प्रवाहित हो रही है। तो टोटल I बराबर हो जाएगा, मान लीजिए R1 में हमने करंट मान लिया I1, R2 रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली करंट का मान लिया I2, R3 रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली करंट का मान लिया हमने I3। तो I टोटल बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चूंकि I का मान हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है E वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस E अपॉन R1। इसी प्रकार I2 का मान हो जाएगा E अपॉन R2। इसी प्रकार I3 का मान होगा E अपॉन R3। E अपॉन RT हमने टोटल रेजिस्टेंस माना है, तो ये मान हो जाएगा E इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RT बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ लिया, जिसमें सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ लिए हैं, और इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी आगे करते रहेंगे। अब थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा दिखाना चाहेंगे आपको। ये हमने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी ली, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर लिया, एक नाइक्रोम का वायर लिया। जैसे ही हमने 6 वोल्ट की बैटरी को इससे कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगे, और जो नाइक्रोम का वायर है वो काफ़ी हीट होने लगा। उसकी जो क्वालिटी है वो ये है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो क्योंकि गर्म हो गया तो हीट जनरेट करेगा, तो इसी को बोलते हैं हम दोस्तों थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए कि हमने एक V वोल्ट की बैटरी ली है, R उसमें रेजिस्टेंस है, R उस वायर का रेजिस्टेंस है, तो V बराबर होता है W अपॉन Q। W बराबर हो गया V इंटू Q, Q बराबर होता है IT, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू T, जो कि ये कार्य बैटरी के द्वारा किया गया है, क्योंकि बैटरी ने ही तो वोल्टेज दिया है, उसने ही इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराया है, तो ये बैटरी के द्वारा किया गया कार्य है। चूंकि वर्क डन बराबर क्या हो गया, हीट। मान लीजिए सारा वर्क जो किया गया वो सारा हीट में कन्वर्ट हो गया, तो W बराबर हो जाएगा H, तो H का मान हो गया H बराबर VIT। तो दोस्तों हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो इसको याद रखिएगा, H बराबर V
इंटू आई इंटू टी। तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी हम जानते हैं, V बराबर होता है I इंटू आर। तो H बराबर हो जाएगा I की जगह हम V की जगह हम रख देंगे आई आर, तो इसका मान हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर टी। दोस्तों हम ये भी जानते हैं I बराबर होता है V अपॉन आर, तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर। दोस्तों इन तीनों फार्मूले को हम याद रखेंगे और न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। उसने दोस्तों हमें मान दिया R बराबर 20 ओम, I का मान दिया 5 एम्पीयर, T का मान दिया 30 सेकंड, H का मान हमें पूछा है। तो दोस्तों हमें पता है H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे मान रखेंगे, I का मान है 5, तो 5 गुणा 5, R का मान है 20, T का मान है 30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5 गुणा 20 पंजे 100 इंटू 30, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5 तिया 1500, 1500 नहीं 15,000 जूल आ जाएगा। तो H का मान जो है ये हो गया 15,000 जूल। तो जनरेटेड हीट इज 15,000 जूल। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग देखते हैं क्या क्या होते हैं इसका अनुप्रयोग। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है। उसकी खासियत ये रहती है कि जब टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसकी जो क्वालिटी ये है कि जब उसको सप्लाई से जोड़ा जाता है तो वो रोशनी निकालता है। जैसे कि नाइक्रोम का वायर होता है तो वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है, तो ये प्रकाश जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का वायर होता है जो हीट जनरेट करता है। जैसे कि हम आकृति में देख पा रहे हैं, हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी ली, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम का 2 वायर लिया, आपस में इसको कनेक्ट कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूवमेंट करने लगे तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन नाइक्रोम का जो वायर था वो हीट हो गया। नाइक्रोम का जो वायर था वो हीट होने लगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक हीटर में जो उपयोग करते हैं नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, काम करने की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहेंगे। तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन टी, इसका मात्रक होगा जूल पर सेकेंड, या P बराबर हो जाएगा W अपॉन टी, इसको हम बोलते हैं वाट। एक्चुअली ये ब्रिटिश इंजीनियर थे जेम्स वाट, जिन्होंने भाप का इंजन भी बनाया था। तो इन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं वाट। चूंकि दोस्तों हम पढ़ चुके हैं W बराबर H होता है, तो H बराबर होता है V आई टी भी होता है, तो P बराबर हो जाएगा V आई टी अपॉन टी, बराबर हो जाएगा P बराबर V आई। दोस्तों हम ये भी पढ़ चुके हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, या P बराबर हो जाएगा P बराबर होगा आई स्क्वायर आर। P बराबर होता है इसी प्रकार V स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू टी, या इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो दोस्तों इन पावर्स के फार्मूले को याद करिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा जो होती है शक्ति और समय का गुणनफल होती है। तो E बराबर हो गया पावर इंटू टी, टाइम। एनर्जी का मात्रक का पावर का मात्रक होता है वाट इंटू सेकेंड। ये एनर्जी का जो बड़ा फार्मूला होता है वो होता है किलो वाट इंटू आवर, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर आपके घर पे एक रीडर आता है, जब रीडर आता है वो रीडिंग नोट करता है, तो घर से कोई लेडीज़ निकल कर आती है, वो पूछती है भैया कितनी रीडिंग हो गई, तो ये वही रीडिंग है। तो रीडिंग को वो कहती है, वो यूनिट कहती है। जो रीडिंग लेने आता है वो कहती है कि भैया कितनी यूनिट हो गई हमारी। तो यूनिट सामान्य बोलचाल में हम यूज करते हैं। अब जानेंगे एक यूनिट कितना होता है। एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh बराबर होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। इसका मान होगा 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। तो दोस्तों अगर एक यूनिट की बात करें तो इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। दोस्तों जैसे कि हम आपको इमेज में दिखा पा रहे हैं, एक फ़िलिप्स की एलईडी है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो फ़िलिप्स की एलईडी ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये रिप्लेसमेंट की भी इसमें व्यवस्था कर दी है इन्होंने। तो फ़िलिप्स की एलईडी में हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि इस पर लिखा रहता है 60 वाट। तो दोस्तों ये पावर है, ये क्या है, इसकी पावर है। जैसे कि दोस्तों हीटर पे लिखा रहता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक हीटर है तो इस पे लिखा हुआ है 1200 वाट। इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे तक हम इसको यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली तो 1200 यूनिट मतलब 1.2 1200 यूनिट नहीं होगा, 1.2 यूनिट 1 घंटे में ये कंज्यूम कर लेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इसमें दिया है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति kWh की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। दोस्तों 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा का मान होगा 400 वाट गुणा 8 घंटे प्रतिदिन गुणा 30 दिन बराबर हो जाएगा 96,000 वाट आवर, या इसी को हम कहते हैं 96 यूनिट, 96 kWh। इस प्रकार 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए उपयुक्त कुल ऊर्जा का मान होगा, कुल मूल्य का मान होगा 96 इंटू 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 288 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपने घर में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बिल कितना आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी इक्विपमेंट की रेटिंग का नहीं पता है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। दोस्तों थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी।